जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब हुसैन साहब, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? वेलकम टू द शो अगेन। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसे यूट्यूब जो है लॉकडाउन गुजारा है और अच्छा हाँ, है। लॉकडाउन में एक नई मसरूफियत मिली है, लोगों से जो है वो लाइव बात करने जी का हाँ, मौका मिलता है अपनी बात करने जी हाँ, जी हाँ, का। अच्छा। बिल्कुल। और इसकी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें जो हम पहले नहीं कर पाते थे, वो अब आसानी जी से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं खुद भी जो है इस मीडियम को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि लिखने की एक और बात होती है, बहुत सारी बातें कहने सुनने से जो है रह जाती हैं। बोलने में जी जो हाँ, फ्रीक्वेंट होता है, बहुत सारी बातें बहुत कम वक्त में बहुत आराम से कह सकते हैं। बिल्कुल तो दुरुस्त इट्स बात गुड। है। अच्छा, लास्ट टाइम जो आपके साथ हमने शो किया था, बेसिकली वो ई-कॉमर्स और डूइंग बिज़नेस ऑनलाइन पे एक जनरल सा शो था, जी जिसमें जी। बहुत चीज़ें हमने कवर कर ली थी। एक वाइड पर्सपेक्टिव में। आज का हमारा शो पर्टिकुलरली एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से है और जी हमारे जी, पास बहुत एफिलिएट लोग मार्केटिंग। पूछ रहे थे, क्वेरीज़ आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि आप एक-एक करके हर एंगल को, हर प्लेटफ़ॉर्म को, हर वैल्यू को टच करते जाएँ एक शो में। तो आज हमने एफ़िलिएट मार्केटिंग को चूज़ किया है। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिज़नेस की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें शायद ये वाहिद फ़ील्ड है जिस पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है, या इस तरफ आने वाले लोग बहुत कम हैं। मुझे नहीं मालूम उसकी क्या वजह है। शायद बहुत मुश्किल समझते हैं कुछ लोग, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई डोंट नो। बट जो भी है, ये एक नेग्लेक्टेड सा फ़ील्ड है, और लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और बाकी चीज़ें अब आप बताएँगे। तो पहले थोड़ा-सा आप इसको पूरे शोबे को अपना एक इस पे ब्रीफ वो दे दें कि ये है क्या? व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? व्हाट डज़ इट मीन? हाउ डज़ इट वर्क? अच्छा, एक चीज़ मैं करेक्शन करता चलूँ। अभी जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर ये बहुत नेग्लेक्टेड फ़ील्ड है, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ़ ये है कि जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरा खुद ठीक जो है है, ताल्लुक, मेरा प्राइमरी बिज़नेस जो है वह एफ़िलिएट मार्केटिंग ही है। इस हवाले ओके। से लोग खामोश रहते हैं। जो भी इस फ़ील्ड में काम कर रहा है, वो कॉमन अल्फ़ाज़ में बोलूँ तो किसी को हवा भी नहीं लगने देता। तो हाँ, ये एक तरह की, हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह की बिल्कुल जो है ना खुफ़िया किस्म की ये फ़ील्ड बनी हुई है, जो इसमें जो लोग हैं, पायनियर हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, वो किसी और को हवा भी नहीं लगने देते। तो ये असल प्रॉब्लम है, वरना जो लोग काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो ये ये आपने ठीक कहा। पाकिस्तान की सिचुएशन है। अच्छा, दैट्स राइट। है क्या चीज़ ये? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये आप समझ लें कि ये जो है वो ई-कॉमर्स की ही एक अम्ब्रेला के अंदर आती है। ई-कॉमर्स से ठीक है, एफ़िलिएट मार्केटिंग पैदा हुई है, और एफ़िलिएट मार्केटिंग जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, आपको ई-कॉमर्स जो स्टोर हैं, या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, या उनकी जो सर्विसेज़ हैं, उनकी मार्केट करनी होती है। आप उनकी मार्केटिंग करते हैं, और अगर आपकी मार्केटिंग के थ्रू कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल हो जाती है, तो यू विल गेट अ कट, या आपको एक कमीशन मिलता है। इसको हम राइट, सिंपल अल्फाज में एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक। तो बज़ाहिरन तो ये वही काम हुआ जिसको हम कहते हैं कि कमीशन पे सेल करना, ठीक है? और ये हमारी हम्म। जो मार्केट्स हैं उसकी एक कॉमन प्रैक्टिस भी है। लेकिन जब ऑनलाइन हम्म। आते हैं और उसको एफ़िलिएट मार्केटिंग कह के वही काम करते हैं, तो हम्म। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ये कैसे काम करती है? इसके क्लाइंटेल कौन से होते हैं? प्लेटफ़ॉर्म्स कैसे होते हैं? अगर एक नया फ़र्द एफ़िलिएट मार्केटिंग की फ़ील्ड में जाना चाहता है, तो उसको क्या कुछ बुनियादी स्किल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाउ टू गेट स्टार्टेड? अच्छा, बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नया नहीं है, बहुत हुँ, पुराना है। जितने भी हमारे पास जो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट बिक रही होती है, उसमें बीच में मिडल मैन बहुत सारे शामिल होते हैं। तो ये जी, कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन जहाँ व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन फील्ड या ऑनलाइन मार्केटिंग, तो वहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो है दुनिया में ई कॉमर्स स्टोर वजूद में आए। अब वो जो ठीक है है, कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं, वो कोई सर्विस भी सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप दुनिया भर के जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर हैं, ज़्यादातर के जो भी अपना एफ़िलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम जो है ऑफ़र करते हैं, आप उनके एफ़िलिएट बन सकते हैं। अच्छा, ठीक पहले है। जो है ये एफ़िलिएट मार्केटिंग वाला काम, अगर हम कन्वेंशनल बेसिस में बात करें, जहाँ वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल होती है, वो ये होती है कि आपकी प्रोडक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो किसी व्हाट शुड आई से, किसी जनरेटर, कोई बिजली का जनरेटर है, मैं सोचता हूँ मैं वो सेल करूँगा। मैं किसी दुकान वाले के पास जाऊँगा जो कि बिजली के जनरेटर सेल कर रहा होगा। मैं उसको कहूँगा, भाई मैं आपके जो जनरेटर है मैं उनको सेल करूँगा, मुझे जो है वो आपके साथ कोई ना कोई, मैं उनके साथ कोई कमीशन सेट कर लूँगा कि आपका कोई भी जनरेटर मेरी तरफ से सेल हुआ, तो आई विल गेट अराउंड 5% और 10% ऑफ वॉट एवर द ठीक अमाउंट है, इज।
फिर मैं गया कस्टमर के पास, मुख्तलिफ पार्टीज के पास गया, मुख्तलिफ ऑफिसर्स बिजनेसेस के पास गया, उनको मैंने ऑफर किया, अपना कोई कंटेंट मैंने पेश किया, कोई पैम्फलेट है, कोई ब्रोशर है, मैंने एक्सप्लेन किया, अपना जो है ब्रीफ दिया उनको। उन्होंने वो प्रोडक्ट मुझसे खरीद ली, तो प्रोडक्ट मेरी नहीं है, मैं सिर्फ जाके उनको क्लाइंट के साथ उनको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। मतलब जो बायर और सेलर है, मैं उनको जो है वो आपस में कनेक्ट कर दूंगा, सिर्फ इतना सा मैं काम करूंगा, ठीक है। तो अगर वहां पर सेल हो जाती है, सेल अगर कोई क्लोज हो जाती है, तो मुझे उसका कमीशन मिल जाएगा। ये इस तरह से काम पहले होता था। अब ये ठीक है। हम जो ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो ऑनलाइन मार्केट में आया है, उसमें ये होता है कि आपकी पहले आप खुद फिजिकली जाते थे, आप सारा काम करते थे, सारी वर्किंग करते थे, जाकर आप कस्टमर जो है उनसे आप मुलाकात करते थे। हम्म। वेबसाइट या ऑनलाइन मार्केट आने के बाद आपको सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए होती है, ठीक है। या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए। आपका फेसबुक पेज भी हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। ज्यादातर जो दुनिया भर में एफिलिएट मार्केटिंग चल रही है वो वेबसाइट के थ्रू चल रही है। आपको एक सही। वेबसाइट बनानी है, और जो भी आप जिस भी आप क्लाइंट या जिस भी आप ब्रांड या जिस भी ई कॉमर्स स्टोर के साथ आप काम करना चाहें, आप उनकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे जो है वो प्लेस कर दें। लोग कस्टमर आते हैं और उनकी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और वहां कोई बाय करते हैं, तो आपको सिंपल उसका कमीशन मिल जाएगा। तो अब ये काम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आप बैठे बैठे कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लिटरली आपको जो है ना बिस्तर से नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। तो मुझे ये बताएं कि ये वेबसाइट के थ्रू तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपने एक अपना ई स्टोर बना लिया जैसे, और वहां पे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट्स आपने प्लेस कर दिए फॉर सेल, और वो जब सेल होती है तो डायरेक्टली आपको उस पर कमीशन मिल जाता है। जी जी। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट आप उसी ब्रांड के नाम से वहां पे प्लेस करते हैं सेल करने को, या आप अपना कोई ब्रांड के तौर पे उसको शो कर रहे होते हैं? टेक्निकली जरा से इसको डिटेल थोड़ी सी और बताइए कि कैसे होता है। अच्छा, ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, और मैं जो है मैंने सोचा है कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जहां पर जो रनिंग शूज, वो लोग जो रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उस मार्केट को केटर करूंगा, या उस मार्केट के जो विजिटर हैं उनको जो है मैं टारगेट करूंगा। तो मैंने एक ठीक। वेबसाइट बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ रनिंग शूज से बात करती है, ठीक है। अब मैं वहां पर लिख रहा हूँ कि आपको किस तरह के शूज पहनना चाहिए, कि जो है वो डिफरेंट तरह के शूज अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट। अगर आप ठीक है। क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो कौन सा शूज होना चाहिए, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं कौन सा शूज होना चाहिए, जॉगिंग है या स्प्रिंटिंग में अगर आप स्प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो कौन सा शूज होना चाहिए, वहां मैं गाइड करता हूँ उनको, ठीक है। हर तरह के शूज है, दुनिया भर के शूज, उनका मैं कंपैरिजन करता हूँ। मिसाल के तौर पर एडिडास का कोई मॉडल आया और ठीक है। नाइकी का कोई मॉडल है, इन दोनों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर आपने रनिंग करनी है तो आपके लिए नाइकी का जूता बेहतर है, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए ये एडिडास का फला फला मॉडल है, ये बेहतर है। बेसिकली मेरी जो साइट होगी वो एक कंटेंट बेस्ड वेबसाइट होगी, वहां पर मैं कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पर मैं हेल्प और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा उन लोगों को, उन विजिटर्स को जो कि रनिंग शूज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा काम हो गया, अब मैं आगे का काम करूंगा। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दुनिया भर में बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं। ये सही। एफिलिएट नेटवर्क, एफिलिएट और मर्चेंट जो ब्रांड होता है, इनके दरमियान ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। ओके। दुनिया में बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जिनमें कुछ का मैं जिक्र करता चलूं। अमेजोन भी एक बहुत बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है, हम्म। दुनिया भर की वहाँ पे प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ जो दुनिया के बड़े बड़े और एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, उनमें कमीशन जंक्शन है, लिंक शेयर है, शेरा सेल है, वेब गेम्स है, फ्लैक्स ऑफर्स है, स्टेम लिंक्स है, बिग लिंक्स है। मैं तकरीबन 50-60 के नाम तो मैं यहीं पे ले सकता हूँ, जो कि सही। दुनिया के बड़े और मशहूर एफिलिएट नेटवर्क हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे की आप बात सुने, किस तरह ये प्रोसेस किस तरह होता है। बीच में होते हम्म। हैं एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। ठीक है। एक तरफ होते हैं उनके एफिलिएट और दूसरी तरफ होता है ब्रांड। तो ये ठीक है। ब्रांड और एफिलिएट्स के दरमियान जो है ना ब्रिज का काम करते हैं। आपकी कोई भी वेबसाइट है, आप जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप अमेजोन, अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा एफिलिएट नेटवर्क, ठीक ठीक है। है। आप जाएंगे अमेजोन के पास और आप अपनी वेबसाइट के बिहाफ पर एफिलिएट पार्टनरशिप के लिए अमेजोन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उनका एक सिंपल सा एक उनके एफिलिएट प्रोग्राम का नाम है अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है। आपने अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया, वहां पर वो एक आध दिन लगा के वो आपकी साइट को देखेंगे कि सही है, प्रॉपर है। दो तीन उनकी शराइत होती हैं कि इस तरह की ना हो, उस तरह कोई खराब वेबसाइट ना हो वगैरह, एक नॉर्मल साइट है, वो देख के आपकी साइट को अप्रूव कर देंगे, ठीक है। जब आपकी साइट वहां पर अप्रूव हो गई,
तो उसके बाद जो है आपको वहाँ पर दुनिया भर की प्रोडक्ट्स और दुनिया भर के जो ब्रांड्स हैं, उनका एक्सेस मिलेगा। एक उनका अपना इंटरनल एक प्लेटफ़ॉर्म होगा, वहाँ आप चले आएँगे, वो एक पूरा एक एफ़िलिएट सेंट्रल होता है। वहाँ पर एक काइंड ऑफ एडमिन आप उसको कह लें आसान अल्फ़ाज़ में, अब आपको जो है एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। अब आप वहाँ जाएँ, आपको जिस ब्रांड का दिल चाहे आप उसके साथ काम करें, जिस प्रोडक्ट को आपको लगाना हो, आप वो प्रोडक्ट अपने पास लगाइए। अच्छा, जो अभी आपका सवाल था कि क्या हम अपने ब्रांड से करेंगे या जो ओरिजिनल ब्रांड है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा जी। नहीं है, आप अपना ब्रांड डेफ़िनिटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि दुनिया भर के ब्रांड हैं, वो अपने ब्रांड के हवाले से बहुत सेंसिटिव होते हैं, कि कोई भी उनके ब्रांड को मिसयूज़ ना करे, तो ऐसा होता नहीं है। आपने जो है वो सिर्फ़ उनके ब्रांड को इस्तेमाल करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है और उसके बारे में सिर्फ़ लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब जैसे कि मैंने हाँ। अपनी एक रनिंग शूज़ की वेबसाइट की एक एग्ज़ाम्पल दी, तो मैं क्या करूँगा, मैं नाइकी, एडिडास और जितने भी और भी बहुत सारे जो है वो रनिंग शूज़ के ब्रांड हैं, प्यूमा है वगैरह-वगैरह। मैं उनके जो है वो वहाँ पर अपने एफ़िलिएट लिंक अपनी साइट पे लगा दूँगा। मतलब मैंने कंटेंट लिखा है, जिसमें मैं नाइकी और एडिडास के शूज़ का कंपैरिज़न कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ नाइकी की शूज़ के ये प्रोस एंड कॉन्स हैं, एडिडास का शू है उसका ये प्रोस एंड कॉन्स है। ठीक है? और मैंने सारे लिख दिए और साथ-साथ मैं एफ़िलिएट लिंक भी लगा दूँगा। वो एफ़िलिएट लिंक बेसिकली क्या होते हैं, वो एक ख़ास तरह के ट्रैकिंग लिंक होते हैं, जो कि आपको नेटवर्क ही प्रोवाइड करता है। वो आप बेसिकली वो एक ख़ास तरह के ट्रैकिंग लिंक है, वो अपनी प्रोडक्ट पर आप लगा देते हैं, ये आपका कंटेंट तैयार हो गया। ओके। अब कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट पर आता है और वो उस कंटेंट को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो सोचता है कि मैंने नाइकी का जूता खरीदना है या मैंने एडिडास का जूता खरीदना है और उन लिंक्स पे क्लिक कर देता है। तो उन लिंक को क्लिक करते ही आप वो जो विज़िटर है, उसके ब्राउज़र में एक कुकी सेव हो जाती है और वहाँ से ट्रैकिंग चलना शुरू हो जाती है। वो उस फिर विज़िटर की सारी ट्रैकिंग को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो ये भी रिकॉर्ड करेगा कि ये आपके पास से ही आया है। जब वो अपनी जो है एफ़िलिएट साइट पे जाएगा, हाँ, जो ठीक है। मेन मर्चेंट साइट पे जाएगा, वहाँ से वो सब एक्टिविटी ट्रैक हो रही होगी। अब वो जो विज़िटर है, अगर वो किसी भी किस्म की एफ़िलिएट वो मर्चेंट साइट पे जाके वो किसी भी किस्म की बाइंग कर लेता है, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। इस तरह से ये पूरा मॉडल जो है वो वर्क करता है। ठीक है, मुझे इसमें ये बताएँ कि ये जो साइट जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि एक साइट हुँ, बनानी होगी। हुँ। एक तो ख़ैर शायद थोड़ा-सा अगर आप नीचे हो जाएँ, सर के ऊपर थोड़ी जगह आपके आनी चाहिए। तो अच्छा। सवाल मेरा ये था कि ये जो साइट होगी बेसिकली ये क्या कहते हैं ई-स्टोर तो नहीं होगा, ऑनलाइन स्टोर तो नहीं होगा, ये तो कोई ब्लॉग साइट होगी, ये किस किस्म की साइट होगी कि इस पे विज़िटर भी आए? क्या होगा ये साइट की नौइयत नेचर ऑफ साइट क्या होगी? ज़्यादातर इसमें अच्छा नेचर ऑफ साइट जो है वो डिफरेंट तरह की है। ज़्यादातर दुनिया में जो 80% साइट्स हैं वो ब्लॉग हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है या वो जी। कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ये चलती है। इसके अलावा कुछ साइट्स होती हैं जो सिर्फ़ कंपैरिज़न इंजन होते हैं। वहाँ अच्छा, आप जाते हो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का कंपैरिज़न करते हो, वो भी एफ़िलिएट साइट बन सकती हैं। ठीक इसके है। अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि कूपन्स या डील्स पे काम करती हैं। सिर्फ़ वो जो है हुँ। ना मुख्तलिफ स्टोर्स से कूपन्स और डील्स प्रोवाइड करती हैं, वो भी वेबसाइट हो सकती है। इसके अलावा फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या रेडिट है या यूट्यूब है, व्हाटएवर जितने भी मतलब कोई भी आपकी कोई किसी भी किस्म की ऑनलाइन प्रेज़ेंस का होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चलती हैं वो आपका ब्लॉग और वेबसाइट चलती हैं। लेकिन बाकी हुँ। आप जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग साइट होगी ये मतलब देखिए ना जब एक एक साइट का पर्पज़ ही यही है, लोगों को पता है कि ये एक ऐसी ब्लॉग साइट है जो एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए वजूद में आई है, अब तो अवेयरनेस हुँ, बहुत बढ़ गई है। तो हुँ, वहाँ पे हुँ। जनरल विज़िटर क्यों आएगा और कैसे आएगा? विज़िटर को कैसे देखिए वो देखिए, जी। आप एफ़िलिएट साइट हैं या कोई भी साइट है, इससे विज़िटर को कोई लेना-देना नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो भी ब्लॉग होता है ना, उसके कहीं भी सामने के मुँह पे लिखा हुआ नहीं होता कि ये जो है ना एक एफ़िलिएट साइट है। शुरू में तो ये होता था कि आप सिर्फ़ खामोशी से एक जो है ना कंटेंट साइट चला रहे हो और कहीं पे भी जो है डिक्लेरेशन नहीं कर रहे। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है ब्रांड्स की तरफ से भी, नेटवर्क्स की तरफ से भी और ख़ास तौर से यूरोप में तो बाकायदा जो है इस पर कानून साज़ी हुई है कि आपने डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपको प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद आम जो यूज़र एंड पर जो एक आम बंदा है, जो विज़िटर है, उसको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन वो उसको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं जा रहा। आप जो है वो जितने ज़्यादा जो है आप अपफ्रंट होंगे, जितना आपके जो जो आप प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हो, वो आपके जितने लेजिट होंगे, तो उससे यूज़र जो है वो आपका कस्टमर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो यूज़र को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली साइट हैं, कोई भी ऐसी सिंगल साइट भी शायद ना हो जो कि एफ़िलिएट प्रोग्राम किसी न किसी सूरत में ना चला रही हो। अच्छा ये जो अभी आपने कहा कि अब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा,
और डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो ये डिक्लेयर कैसे किया जाता है? क्या आपको अपनी वेबसाइट पे लिखना होता है ऊपर कि ये एक ऐसी साइट है, या आपके डोमेन प्रोवाइडर को बताना होता है, या गवर्नमेंट को बताना होता है? कैसे, कहाँ नहीं 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 डिक्लेयर? नहीं, नहीं बहुत सिंपल सा होता है, ये एक तरह का फुट नोट होता है, फुटर नोट होता है। या आप टॉप ऑफ द ब्लॉग भी आप डाल सकते हो, नीचे फुटर में भी डाल सकते हो। बहुत सारी साइटों का तो ये एक स्टैंडर्ड है कि वो कोई भी पोस्ट शुरू करने से पहले ऊपर एक लाइन में वो जो है वो लिख देते हैं। बस ये कोई इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको कस्टमर को बताना है, एक लाइन भी लिख दें तो वो काफ़ी है। अच्छा, वो क्या लिखा हुआ होता है उस लाइन में? उस लाइन में ये लिखा होता है कि हम जो हैं, जो भी हम कंटेंट है, इससे हम अर्न करते हैं। ये जो लिंक है हाँ, ये एफिलिएट लिंक्स है और इससे हम एक कमीशन अर्न कर सकते हैं। सिर्फ इतना लिखा होता है और विजिटर को इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता। हाँ, 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 दैट मेक्स सेंस, ठीक है। तो अब तक बात सामने आई वो ये है कि ये कमीशन सेल्स है, सेल्स का काम है, आपको कमीशन मिलता है, और आपका जो टूल है वो वेबसाइट है मेनली, और फेसबुक हम्म, पेज या दीगर चैनल्स भी हो सकते हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स भी बिल्कुल हो सकते हैं। असल बिल्कुल। मकसद है कि आपने सेल करना किसी तरह से। और जी जी ब्लॉग बिल्कुल साइट की सूरत में आपने ये बताया कि एक कंपैरिजन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, जिसके अंदर कहीं न कहीं वो लिंक बिल्ट इन किया जाता है। अब ये जो बिल्कुल। लिंक बिल्ट इन होता है, जिसकी वजह से वो सेल जनरेट होती है, हम्म, इसकी क्या सूरत होती है? यानी ब्लॉग साइट में इसकी क्या सूरत होगी? क्या कहा जाएगा उनको, ये हार्ड सेलिंग होगी कि गो टू दिस लिंक एंड क्लिक एंड हम्म। बाय व्हाटएवर, या नहीं 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 नहीं, कैसे होता है? ये हार्ड सेलिंग नहीं होती। ये एक बहुत ही कहते हैं ना एक नेचुरल प्रोसेस में जो कंटेंट जो लिखा होता है उसी में ये आ रहा होता है। अक्सर लोग जो है वो सिर्फ एक लिंक लगा देते हैं, एक टेक्स्ट लिंक होता है। अच्छा, अब कुछ साइट्स हैं वो जो ना बाय नाउ का बटन यूज कर रही हैं, और वो ठीक है। बाय नाउ या चेक ऑन अमेजोन, इस ये एक बटन है खास, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो एक हाँ, बटन होता हाँ। है, आप उस पर क्लिक करेंगे आप जो है अमेजोन साइट पर चले जाएंगे, सिंपल। तो ये इतना कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। ओके, फाइन। तो आप अब जो क्या समझ। आपकी, हाँ एक और चीज मैं ऐड कर दूं, अब जो आपकी ट्रैकिंग, जो आपको खास ट्रैकिंग यूआरएल दिया जाता है वो आप चाहें तो लिंक की सूरत में चला लें या उसको बटन की सूरत में चला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ लोग की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं। ओके, फाइन, फाइन। अच्छा, अब अगर कोई पाकिस्तान में कोई साहब ये काम करना शुरू चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, साइट बना ली उन्होंने, प्लेटफ़ॉर्म बना लिए, पेज बना लिए, व्हाटएवर, तो उनको क्या करना है? मुख्तलिफ ये जो आपने नाम लिए, जैसे अमेज़न है, कुछ और आपने प्लेटफ़ॉर्म बताए जो कि ये काम करते हैं, उनके साथ रजिस्टर होना होगा, या डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के साथ, कंपनी के साथ, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ रजिस्टर होना होगा? कैसे? अच्छा, एक तो बात ये है कि दुनिया में अक्सर जो ई कॉमर्स साइट है उन सबके कहीं ना कहीं एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। ज़्यादातर के 60-70% ऑफ ई कॉमर्स साइट जो हैं उनके एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, दो सूरतें हैं। बहुत सारी साइट हैं वो कहती हैं आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन करें। बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर हैं जो कि अपना इन हाउस एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे होते हैं। वो कहते हैं आप डायरेक्ट हम पे अप्लाई कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमने जो भी करना होगा अप्रूव करना होगा अप्रूव कर देंगे, ठीक है। डिसअप्रूव करना होगा डिसअप्रूव कर देंगे। आप बराह रास्त भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाथ है वो जो है बहुत लंबा है और इसमें इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मैनुअल काम इन्वॉल्व है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लाखों नहीं तो हज़ारों, मतलब मेरी साइट है, मैं बहुत सारी साइट्स पे काम कर चुका हूँ। उसमें 70-80 हज़ार स्टोर होना एक आम बात है। इतने ज़्यादा अच्छा, ई-कॉमर्स स्टोर हैं। जी, 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 जो बड़ी साइट्स हैं, उनमें लाखों स्टोर्स होते हैं। अब आप एक-एक स्टोर पे आके अप्लाई करेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका जैसे कि मैंने बताया सबसे आसान तरीका ये है कि दुनिया में बड़े-बड़े एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जैसे कि अमेज़न इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा शेरा सेल, लिंक शेयर, कमीशन हुँ, जंक्शन, बहुत सारे, एक बड़ी लिस्ट है। आप जाके गूगल करिए एफिलिएट नेटवर्क्स, पूरी-पूरी हुँ, 50-50, 100-200 की लिस्टें आ जाएँगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आराम से जाके निकाल सकते हैं। ठीक है? तो एफिलिएट नेटवर्क को जॉइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार एफिलिएट नेटवर्क जॉइन कर लिया तो अब आपको बाकी मर्चेंट को जॉइन करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं। वो अंदर एक ही एफिलिएट नेटवर्क है। मिसाल के तौर पर मैं शेरा सेल एक बहुत बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है। उसकी अगर मैं बात करूँ उसमें 4000 मर्चेंट्स हैं, 4000 ब्रांड्स हैं। आपने एक बार शेयर से ज्वाइन कर लिया, अंदर आपके पास पूरी एफिलिएट्स की, मर्चेंट्स की, ब्रांड्स की लिस्ट आ जाएगी। आप बस बटन दबा के ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, अप्लाई अप्लाई आप करते जाएं। वो सारे जिनको अप्लाई, जिनको ज्वाइन, जिनको अप्रूवल देना होगा दे देंगे, जिनको नहीं देना होगा वो डिक्लाइन कर देंगे। लेकिन ये है कि अंडर वन विंडो आपका सारा काम हो जाएगा, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अप्रूवल दी जाती है, जो आपको अप्रूव करते हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं? आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी साइट पे, जिसके लिए आप क्वालीफ़ाई कर सकें जिसके बाद? क्वालिफाई कर सके, सबसे पहले तो ये है कि वो आपकी साइट का कंटेंट देखते हैं कि आपकी ओके। साइट का कंटेंट किस तरह का है, आपकी साइट का लुक किस तरह का है। ऐसी तो नहीं कि एक इनकम्प्लीट साइट है या एक पुअर उसका डिजाइन बना हुआ है। आपकी साइट का डिजाइन, लुक वगैरह अच्छा है
और आपकी साइट पर अगर कंटेंट मौजूद है तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल ऑब्वियस है वो ये है कि आपकी साइट का कुछ ना कुछ ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आपकी साइट का ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो आपका अप्रूवल रेट बढ़ता जाएगा। हाँ, हाँ, आपको नेटवर्क भी ज़्यादा अप्रूव करेंगे, मर्चेंट भी आपको अप्रूवल देने में खुशी महसूस करेंगे। ज़ाहिर बात है कि जिनके पास ट्रैफिक है उन्हीं को सबसे पहले जो किया जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट भी कर रहे हैं तो तब भी आप बहुत सारे नेटवर्क्स और बहुत सारे ब्रांड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट में दिल बर्दाश्त ना हो, अगर कोई आपको अप्रूवल नहीं भी दे रहा कोई बात नहीं, आप पहले अपना ट्रैफिक बढ़ाएं। जो थोड़े बहुत जिन्होंने आपको अप्रूवल दिया उनके साथ आप काम करें, ट्रैफिक बढ़ाएं। 6 महीने साल बाद जो आप उनको दोबारा रीअप्लाई करना चाहिए, रीअप्लाई कर। तो एक अच्छा ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक काउंट होता है अगर हम पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे, पर डे कितने विजिटर्स को एक रीजनेबल ट्रैफिक कहा जा सकता इसकी कोई लिमिट नहीं है। है? मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझे कि एक एफिलिएट एक साइट है, वो हम्म, बच्चों के मोजे बेच रहा है। दो हम्म, डॉलर $3 का एक मोजा, $1 का मोजा बेच रहा है। दूसरी एफिलिएट साइट है, वो बिजली के बड़े जनरेटर बेच रहा है। हम्म, ठीक है, $5,000, $10,000, $20,000 वगैरह। तो जो मोजा बेचने वाला है उसका अगर 1000 ट्रैफिक भी आ जाए तो कम है, लेकिन जो जनरेटर बेच रहे हैं उससे वो 5-10 क्लिक भी आ जाए तो वो बहुत है। तो कोई इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। ट्रैफिक की वही बात है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक हो उतना अच्छा है। स्टार्ट जो है आपके पास शुरू में तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं ट्रैफिक को स्टार्ट करने में। वो स्टार्ट आप पहले स्टार्ट करने पे फोकस करें, फिर उसके बाद आप ट्रैफिक को बिल्ड करने पे फोकस करें। और जितना आप हम्म, करते जाएं, कोई इसमें कोई लिमिट नहीं, कोई पॉइंट नहीं कि हमने यहाँ तक कर लिया बहुत अच्छा है। अगर आप 1000 क्लिक्स पर डे पे पहुंच गए तो आप 10,000 की कोशिश करें, 10,000 पहुंचे 1 लाख की कोशिश करें, उसके बाद 1 मिलियन की ठीक है। कोशिश करें। तो मतलब ये है बेहतर कि है। अगर कोई नया शख्स जो पाकिस्तान में काम शुरू करना चाहता है और वो उस पे एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है, तो ठीक है, उसने वेबसाइट बना ली पहले, उसके बाद उसको चाहिए कि वो कंटेंट उस पे देना शुरू करे। अब वो कंटेंट, ज़ाहिर-सी बात है, वो खुद तो एक शख्स कितना लिख सकता है, वो कंटेंट कहीं न कहीं से लिखवाया भी जा सकता है, उस पे इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। होगी, अच्छे कंटेंट के लिए तो आपको पे करना पड़ता है। तो एक तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर हम्म, वो उसको मार्केटिंग करने के लिए अपनी वेबसाइट को गालिबन फेसबुक की पोस्टें वगैरह लगाए, बूस्टिंग करे या कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़े। तो वो भी हम्म, एक इन्वेस्टमेंट है। तो एक रीज़नेबल बिज़नेस प्लान लेके चलता है बंदा, तो उसके हम्म। पास इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन तमाम अखराजात को कवर करने के लिए? और कितना वक़्त उसको ज़हन में रखना चाहिए कि उसके बाद जाके वो कहीं न कहीं रीज़नेबली उसको कुछ सेल्स मिलना शुरू होंगी? 3 महीने, 1 महीना, 6 महीने, साल, व्हाटएवर? अच्छा, इसमें जो है ये एक बहुत बड़ी साइंस है और हुँ, इसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक एक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कंटेंट है वो क्रिटिकल है, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट। ठीक है, आपका जितनी भी आपका साइट साइट से आपका कंपटीशन हो रहा होगा वो कंटेंट की बेस पर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत चीज़ जो क्रिटिकल है कंटेंट से वो है। एक मिनट जनाब, कंटेंट से मुराद यहाँ क्वांटिटी है कि कितने ज़्यादा ब्लॉग्स मौजूद हैं? नहीं, नहीं, क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर है क्वालिटी है। अगर बल्कि यहाँ पे अभी आपने जो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ का ज़िक्र करता चलूँ जो हमने टीज़र में भी इसका ज़िक्र किया था कि 2016 में एक पाकिस्तानी लड़का जिसका नाम है लुकमान अहमद, उसने एक जी, साइट बनाई थी, जी, जी, वेबसाइट बनाई वो थी। उसकी सक्सेस वेबसाइट स्टोरी। उसकी वेबसाइट जो है वो उसकी वेबसाइट जो है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग के ही मॉडल पर थी और ओके। उसकी वेबसाइट पर सिर्फ़ 8 पोस्टें थी, 8 बस। वरना ओह! नॉर्मल जो दूसरी कंटेंट साइट होती है 40, 50, 60, 100 पोस्टें वगैरह होती हैं। उसकी वेबसाइट पे सिर्फ 8 पोस्टें थी। लेकिन वो 8 की 8 पोस्टें बहुत बड़े-बड़े ट्रैफिक गेटिंग कीवर्ड्स पर रैंक कर गई थी। तो उसका फिर ये अच्छा। आलम था कि वो, हाँ, तो उसकी जो है वो महीने का तकरीबन एवरेज 25-30 हज़ार, $40,000 वो महीने का एवरेज करने लगी थी। उसकी साइट मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका जो है वो पॉपुलैरिटी उसकी हुई थी। सारे कि भाई कौन आया है मार्केट में, बहुत जल्दी उसने मार्केट कैप्चर कर ली थी। और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि वो अप एंड डाउन उसका ट्रैफिक रहता था। अल्टीमेटली उसने एम्पायर फ्लिपर नामी एक वेबसाइट, रियल एस्टेट एक फ्लिपिंग एक वेबसाइट है, वहाँ पर वो वेबसाइट फाइनली 2017 की बात है, गालिबन 2017-2018, वहाँ पर जो है तकरीबन 6 साढ़े 6 करोड़ रुपए की उसने अपनी वेबसाइट सेल कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है और अब वो लड़का जो है मेरे ख्याल से इंग्लैंड में होता है, वो और दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो आप 8 पोस्ट की वेबसाइट से भी ये काम कर सकते हैं जो कि 1000 पोस्टों या आर्टिकल वाली वेबसाइट से आप नहीं कर सकते। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग एंड बीइंग हुँ, क्रिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ द या कंपटीशन इज वेरी टफ।
बीइंग क्रिएटिव से क्या मुराद है? थोड़ा-सा इस पे भी रोशनी डालेंगे, किस तरह से क्रिएटिव होना होगा उनको? किस तरह का कंटेंट लेके आना होगा? ज़ाहिर-सी बात है हार्ड सेलिंग तो ये है नहीं, तो बिल्कुल, उस बिल्कुल। पे कुछ टिप्स दीजिए। अच्छा, पहले जो है मैं इस लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि कॉम्पिटिशन होता किस तरह का है। जी, बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाई है रनिंग शूज़ पे, ठीक है? तो गूगल पे जाके मेरी जो मार्केट होगी वो लोग होंगे जो कि रनिंग शूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक ठीक है? है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझें कि कीवर्ड क्या होता है। अगर आप सर्च इंजन की अगर आपको समझ है तो कीवर्ड की सारी कहानी जो है, वो कीवर्ड से शुरू होती है। ठीक है। आप सर्च इंजन खोलते हैं और सर्च इंजन पे आप कुछ भी लिखते हैं, वो आपका एक कीवर्ड है। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कराचीज़ वेदर, तो कराचीज़ वेदर जो मैंने लिखा है ये बेसिकली एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है? 2 वर्ड कीवर्ड है ये, ठीक है? अच्छा, अगर रनिंग शूज़ की बात की जाए तो लोग जो है वो गूगल में ये टाइप करें बेस्ट रनिंग शूज़ 2020, हुँ, इस पे आप देखेंगे हज़ारों सर्चेज़ होंगी। ठीक है। हज़ारों लोग या शायद लाखों, दुनिया भर की अगर मैं बात करूँ, वो बेस्ट रनिंग शूज़ 2020 सर्च कर रहे होंगे। ठीक है? अब जब आप ये कीवर्ड लिखेंगे तो दुनिया जान की लाखों एफ़िलिएट, हज़ारों या लाखों एफ़िलिएट साइट है वो गूगल में रैंकिंग पर आ जाएँगी। पहले पेज पे सिर्फ़ 10 साइटें आ रही होंगी, फिर उसके बाद अगले पेज पे 20, फिर 30 एंड सो ऑन। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि हम पहले पेज से बियॉन्ड कोई जाता ही नहीं है। सही बात है। बल्कि अगर हम पहले पेज की भी बात करें, तो शुरू के जो 3, 4, 5 रिज़ल्ट हाँ, होता है हम उनको देखते हैं। कभी शादो नादिर हम 7वें, 8वें, 9वें, 10वें रिज़ल्ट पर हम चले ऐसा जाते हैं। ही। तो इन कीवर्ड्स पे जो हज़ारों लाखों का जो ट्रैफ़िक है वो शुरू की ही वेबसाइट को मिलेगा। हुँ, ठीक है? तो ये जो रैंकिंग की जो जंग है, रैंकिंग का जो मुकाबला है, जो कॉम्पिटिशन है, यही जो है वो आप समझ लें कि असल खेल है एसईओ का। अगर आपकी एफ़िलिएट वेबसाइट है और आप गूगल में किसी कीवर्ड पर रैंक नहीं कर रहे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। हुँ, ठीक है? अच्छा, अगर मैं लुकमान की जैसा भी मैंने मिसाल दी, लुकमान ने जो है वो टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं, उसपे उसका पोस्ट है, उसका ब्लॉग है और उसके ब्लॉग का नाम है 10beast.com, 10 हुँ, beasts.com, 10beast.com से के नाम से उसका ब्लॉग था। अब तो खैर उसने सेल कर दिया जैसा कि मैंने अभी बताया। लुकमान ने किन-किन चीज़ों को टारगेट किया था? 4-5 चीज़ें थी जिसको उसने टारगेट किया। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो थी राउटर्स। जो हम लोग राउटर्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस्मान का जो एक पोस्ट थी वो जो जो लोग गूगल पे आके लिखते हैं बेस्ट राउटर्स 2016, 2017 है तो बेस्ट राउटर्स 2017 एंड 18 एंड 19 ऑनवर्ड। तो लुकमान की जो पोस्ट है वो उस एक कीवर्ड पे रैंक कर गई थी। अच्छा। उस एक कीवर्ड पे लाखों ट्रैफिक है और उस एक कीवर्ड पे वो साइट रैंक कर गई थी। अब रैंक कर गई तो फिर क्या हुआ? लोग उसकी साइट पर उसका जो ब्लॉग पोस्ट थी राउटर्स के बारे में, उस पर वो आते थे। वहाँ पे राउटर से कंपैरिज़न थे, ये बेस्ट 5 राउटर्स हैं, ये इस राउटर का ये फंक्शन है, इस राउटर के ये प्रोस एंड कॉन्स है वगैरह-वगैरह। लोग क्या करते थे वहाँ से क्लिक किया और क्लिक करके वो जो राउटर जहाँ पर थे, जिस साइट पर, जिस ई-कॉमर्स साइट पर, वो कौन सी थी? अमेज़न। वो अमेज़न पे लैंड करते थे और अमेज़न पे लैंड करने के बाद अगर उन्होंने बाइंग कर ली, तो जो एफिलिएट था मतलब कि लोकमान उसको उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कमीशन ट्रांसफर हो जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है बैक एंड पे चलता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। सही। देखिए, अभी जो मैं आपकी सारी बातचीत से समझा हूँ, उसमें जो बेसिक इश्यू है, वो तो वो रैंक वाला आपकी बात ठीक है कि एसईओ रैंक के वाला, ज़रिए आप ठीक अपने है। उस कीवर्ड को रैंक करें और रैंक में ये यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। जब एक बहुत मुश्किल काम प्रोडक्ट के पीछे हज़ारों, लाखों की तादाद में लोग हैं, है। तो लाख ये लोग। तो 0.0001% चांस होता है कि आप वहाँ तक आएँ। तो जी, बज़ाहिरन जी। तो ये तकरीबन तकरीबन नामुमकिन या बहुत ही मुश्किल चीज़ लग रही है। तो आप इत्तेफ़ाक करते हैं इससे? इत्तेफ़ाक भी करता हूँ और इख्तिलाफ़ भी करता हूँ। जब आप हुँ, बज़ाहिर इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। जी। लेकिन जब आप मार्केट में 6 महीने, साल आप जब गुज़ार देते हैं, आपके पास तजुर्बा आ जाता है, तो फिर आपको समझ में आती है ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। क्यों? वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके लिए क्रिएटिव होना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास जो है आपके दिमाग में हुँ, नित नए आइडियाज़ और आपका एक्सपीरियंस हो बैक पे और नित नए आइडियाज़ जो हैं वो आप कॉइन करते रहें, तो वो होना जो है बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, लुकमान ने क्या किया था, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नीक है, उसको वो टाइम टॉयट का नाम देता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ। इसलिए नहीं कि लोग उसको अप्लाई करें क्योंकि अब वो पूरी दुनिया ने इस्तेमाल कर ली है। वो अब ओके, टेक्नीक ऑब्सोलीट हो गई है। लेकिन उस टेक्नीक को सुनकर एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्रिएटिविटी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सही। तो इसलिए मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप किस तरह क्रिएटिव हो सकते हैं। लुकमान ने जो है सॉरी मैं पता नहीं उस्मान
लुकमान ने जो है अपनी साइट 2016 में स्टार्ट की, और उस वक्त पूरी दुनिया, अच्छा एक टेम्पलेट होता है तो पूरी दुनिया जो है फॉलो करती है, वो ये होता है बेस्ट प्रोडक्ट नेम और ईयर वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में कुछ भी लगा लें, मिसाल के तौर पे बेस्ट स्मार्टफोन 2020, ठीक है, बेस्ट रनिंग शूज 2020, और बेस्ट माइक्रोवेव ओवन 2020। ये एक नॉर्मल एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। अच्छा हुआ क्या, उसने क्या किया, उसने वेबसाइट शुरू की 2016 में, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके साथ और भी पूरी दुनिया जो है काम कर रही थी। अच्छा लुकमान ने कुछ प्रोडक्ट, जैसे 4-5 प्रोडक्ट्स पर उसने काम किया था, उसमें से एक जो सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्ट चली वो था राउटर, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, उसने राउटर पे काम किया, तो उसने राउटर पे भी एक पोस्ट लिखी थी। अच्छा बाकी दुनिया में राउटर पे पोस्ट लिखी हुई थी, बाकी दुनिया ने राउटर पे पोस्ट का जो टाइटल था वो क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था, क्योंकि 2016 था, उन्होंने लिखा था बेस्ट राउटर्स 2016। अच्छा, लुकमान ने का टेक्निक इस्तेमाल किया, उसने लिखा बेस्ट राउटर्स 2017। तो हुआ ये कि उस वक्त 2016 में दुनिया में कोई भी 2017 को टारगेट नहीं कर रहा था, मतलब 2017 को टारगेट करने वाला लुकमान दुनिया में अकेला था। पूरी दुनिया सब 2016 को टारगेट करी थी, तो 2016 का उनको ट्रैफिक मिल रहा था, लुकमान को 2016 में ट्रैफिक इतना नहीं मिल रहा था। लेकिन लुकमान, गूगल को पता था कि 2017 को टारगेट करने वाला पहला बंदा लुकमान है, तो गूगल ने उसको 2017 पे पहले ही रैंक कर दिया था। अब जैसे ही दिसंबर 2016 का दिसंबर लगा और 2017 पे जाने लगे, तो बाकी सब लोगों ने अपने टाइटल चेंज करने शुरू किए, 2016 से 2017 किया, तो वो लेट कमर कहलाए, गूगल की नज़र में वो लेट कमर कहलाए, और लुकमान साहब जो वो पहले से 2017 टारगेट करके बैठे हुए थे। तो बाकी जितने भी लेट कमर थे, गूगल ने उन सबको पीछे रखा और लुकमान को सबसे आगे रखा। तो जैसे ही 2017 स्टार्ट हुआ, दिसंबर ये 2016 पे 2017 में स्विच हुए, सारा का सारा ट्रैफिक जो है लुकमान को मिलने लगा, क्योंकि वो हर टारगेट कीवर्ड पर वो पहले नंबर पर बैठा हुआ था। तो ये एक मिसाल थी कि उसने क्रिएटिविटी इस्तेमाल की। तो इस तरह अगर आप में से कोई भी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो बहुत सारे दुनिया भर के कंपटीशन को बीट कर सकता है, तो वो आज भी पॉसिबल है। तो मुझे तो ये अब लग रहा है कि बेसिकली ये 2 फ्रंट्स पे काम करने की इसमें ज़रूरत होती है। एक तो आपने अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करना है, फिर आपने साइट बनानी है और उस पे अच्छा कंटेंट, अच्छा ब्लॉग लिखना है, एक तो ये है। दूसरा आपने क्रिएटिवली इसकी एसईओ करनी है। अब एसईओ मुझे ये करनी है, बिल्कुल। बताइए कि एक शख्स को यानी कि इसमें ये सारी स्किल सीखने की ज़रूरत है। एसईओ तो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, बहुत बड़ी बिल्कुल। साइंस है। तो क्या उस सेलर को या उस एफ़िलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस करने वाले शख्स को बज़ाते खुद एसईओ का इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा? बज़ाहिर तो यही लग रहा है, या इसकी सर्विसेज़ भी हायर की जा सकती हैं और वो उस सूरत में क्या वो वाक़ई अपने पैशन से काम करते हैं जो जो सर्विस प्रोवाइडर है, या वो बिज़नेस वाइज़ फ़ीज़िबल भी है ख़ास तौर पे स्टार्टअप के लिए? अच्छा इन तमाम सवालात का जो जवाब है वो बड़ा तफ़सील तलब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं हुँ। चाहूँगा कि उन तमाम स्ट्रैटेजीज़ को हम थोड़ा-थोड़ा टच जी, करते चलें, बिल्कुल ठीक ताकि है। एक तरह का जो है वो एक इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया भर में, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि गूगल का एक डाटा है, गूगल की एक रिपोर्ट है कि हर महीने में, मतलब हर एक पीरियड में 40% जो सर्चेज़ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं। अच्छा, क्योंकि दुनिया ओके। आगे बढ़ जी, 40% सर्चेज़ नहीं होती हैं, वो उससे पहले किसी ने भी नहीं की होती। तो दुनिया में नए-नए कीवर्ड्स, मतलब इसका क्या है वो सुनिए और बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका हुँ, ये है कि दुनिया में रोज़ की बुनियाद पे नए-नए कीवर्ड्स आ रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता और कोई नहीं टारगेट कर रहा। अगर आप उन कीवर्ड्स को समझने लगें, उन कीवर्ड्स को आप डिग आउट करें, उन पे रिसर्च करें, तो आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करके बहुत आराम से, जैसे मैंने अभी बताया ना मिसाल में कि लुकमान ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके वो सबसे पहले बैठ गया था। तो जो नए कीवर्ड्स हैं, अगर आप किसी तरह उनको टारगेट करें, तो आप जो है वो पहले नंबर पर उन कीवर्ड्स के लिए आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल का एक टूल है, उसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। ठीक वो है। हाँ, आपको दुनिया भर में जो नई-नई सर्चेस आ रही होती है, उनका वो ट्रेंड बताता है। अगर आप ठीक गूगल है। ट्रेंड के रेगुलर, जितने भी जो बड़े-बड़े एफिलिएट मार्केटर हैं, वो गूगल ट्रेंड पे जो है ना, वो कहते हैं हर वक़्त बैठे रहते हैं। जो हुँ, नई-नई सर्चेस आ रही हैं, जो नई-नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो नए-नए ट्रेंड आ रहे हैं, उनको वो उठाते हैं और उन पे फौरन एफिलिएट साइट बनाते हैं। तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ रोज़ाना क्रिएट हो रही हैं, आपको सिर्फ़ उनको लुक आउट करना है। और वो लुक आउट आप कैसे करेंगे? लुक आउट आप ऐसे करेंगे कि आपको इस मार्केट में इन होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कल से आप शुरू करेंगे और परसों से आपका काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला।
तो आपको एक तजर्बा हासिल करना है, इल्म हासिल करना है, चीज़ों के अंदर जो है वो डीप में आपको जाना है, समझना है, रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी है, इस फील्ड में ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको नए-नए ट्रेंड्स का आपको पता लगता रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो पहली बात से ही कनेक्टेड है, वो है दुनिया भर में रोज़ की बुनियाद पे नई-नई प्रोडक्ट जो है वो आती रहती हैं। ठीक है। अमेज़न पे जो है वो रोज़ नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हैं। जितनी नई प्रोडक्ट्स आएँगी वो नई-नई एफ़िलिएट मार्केट जो है वो क्रिएट करेंगी। अगर आप जो है वो नई प्रोडक्ट्स रेडिट है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, अमेज़न है, वहाँ पर अगर आप ब्राउज़िंग करते रहें तो आपको बड़े आराम से पता लग सकता है कि वहाँ पर कौन-कौन सी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं। हॉट प्रोडक्ट्स का जो एक सेगमेंट होता है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आप अपने पास एक डायरी रख लें, एक नोटबुक रख लें, जहाँ आप नई-नई प्रोडक्ट्स को आप जो है ना नोट आउट करते रहें। ठीक है? तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से जो है आप कम कॉम्पिटिशन वाली मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ठीक हुँ। है? अच्छा, कीवर्ड के हवाले से आ जाएँ। दुनिया के हर कीवर्ड पे बराबर का कॉम्पिटिशन नहीं होता है, ये याद रखने वाली बात है। कुछ कीवर्ड हैं, उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कीवर्ड है उनमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। दुनिया में बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं जिससे आप किसी भी कीवर्ड का कॉम्पिटिशन जो है वो पता कर सकते हैं। जिसमें गूगल का अपना एडवर्ड का टूल है, एक टूल है उसका नाम है सेमरश, एक टूल है उसका नाम है एएचरेफ, एक और टूल हुँ। है नील पटेल का उबर सजेस्ट। वहाँ से आप किसी भी कीवर्ड का कॉम्पिटिशन मालूम कर सकते हैं। अगर कीवर्ड का कॉम्पिटिशन हाई है, तो आप ऐसे कीवर्ड को छोड़ दें। अगर कीवर्ड का कॉम्पिटिशन लो है, तो वहाँ उस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है। तीसरी बात ये है कि आपको कोई भी साइट हो, आपको किसी न किसी लेवल पर उसकी एसईओ करनी पड़ेगी। चाहे आप हुँ। ऑन पेज एसईओ करें, ऑन पेज एसईओ में क्या आ जाता है, जो आपकी साइट पर चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपका टाइटल है, आपका मेटा डाटा है, आपका कंटेंट की लेंथ है, कंटेंट की लेंथ भी बड़ी क्रिटिकल है। अगर आपने अच्छा। 400-500 वर्ड की हाँ, बिल्कुल, अगर आपने 400-500 वर्ड्स का एक रिव्यू लिख दिया है, तो आपकी दाद निकलने वाली। कम से कम आपको 2000 प्लस वर्ड्स पर जाना पड़ेगा। दुनिया में जो बड़े ब्लॉग्स हैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ब्लॉग है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वायर कटर, दी वायर कटर के नाम से उनका ब्लॉग है। वो उनकी जो वो भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखते हैं, उनके प्रोडक्ट रिव्यूज़ की जो एवरेज लेंथ होती है वो 6000 से 10,000 वर्ड्स तक होती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है। तो काम करने के इसमें बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अभी ये जो पहली वीडियो है, हम ये एक इंट्रोडक्टरी बिल्कुल वीडियो हम जो है वो ठीक। एक शो कर रहे हैं। वरना सही इस है। पे हम कभी एक और सेशन करेंगे जहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस-किस तरह से आप एफ़िलिएट मार्केट में आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल आपको ठीक। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये मार्केट इतनी तेज़ी से फ्लरिश कर रही है कि इसमें दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स भी एंटर हो रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता चलूँ कि सीएनएन और बीबीसी जैसे बड़े ग्रुप, बड़े मीडिया ग्रुप ने भी अपनी-अपनी एफ़िलिएट साइट्स लॉन्च कर दी हैं। हाँ। इससे आप दैट्स अंदाज़ा लगा लें कि इस मार्केट की कितनी डिमांड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ अभी आपने जो एसईओ का ज़िक्र किया, मैं इस चीज़ को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि एसईओ का यानी कि अगर आपकी उस प्रोडक्ट की एसईओ अच्छी है, तो वहाँ क्लिक करने से वो आपके ब्लॉग पे आएगा, ठीक है ना? तो मसलन एक बेसिकली प्रोडक्ट बेसिकली आपका एक पेज रैंक कर रहा होगा किसी भी टारगेट कीवर्ड पर। आपकी वेबसाइट में तो मल्टीपल पेज होता है ना, हर पेज अलग अलग कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। कोई पेज है वो रनिंग शूज को कर रहा है, कोई पेज मोबाइल को कर रहा है, कोई पेज ठीक लैपटॉप है, को कर रहा है, कोई पेज राउटर्स को कर रहा है, डिफरेंट। तो आपका हर पेज का जो टाइटल है, बेसिकली आप अपने टाइटल से आप कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो आपका हर पेज एक अलग कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो किसी भी कीवर्ड, मिसाल के तौर पे किसी कीवर्ड पर आप रैंक कर गए, तो किसी भी बंदे ने वो कीवर्ड को सर्च किया, तो आपका वो पेज रैंक कर रहा होगा। ठीक है। मैं अब उससे समझ गया। आपके पेज पे क्लिक किया और वो आपके पेज पर आ गया। अब वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे राउटर से रिलेटेड पेज है, तो आप 2-4 राउटर्स हैं, उनको लिस्ट करके उनके एफ़िलिएट लिंक्स डाल देंगे। आप उनको अमेज़न पे भेजें या एचपी पे भेजें या किसी पे भी भेजें, तो आपको वो सेल जनरेट करके दे सकते हैं। वो ये ठीक हो गई बात, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो एक तरीका है आपको ट्रैफ़िक हासिल करने का। इसके जी, अलावा भी तो तरीके हो सकते हैं, मसलन अगर आपका फ़ेसबुक पेज है, आपने अपनी पोस्ट बनाई, वही जो ब्लॉग है उसकी पोस्ट बनाई, उसको बूस्ट करवा दिया, तो वो डायरेक्ट आप अपने यूज़र को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी तो आपको यूज़र आ सकता है। सर्च इंजन के अलावा बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो एफ़िलिएट मार्केट है, वो आप समझ लें कि 95% जो है वो सर्च इंजन पे चलती है। अच्छा। जी, बिल्कुल। अगर आप अपनी साइट की ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म एसईओ कहलाती है, वो भी एसईओ कहलाती है, तो उसके लिए आप फ़ेसबुक और ये यूट्यूब जैसे चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका कस्टमर हर तरह के प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आप ही की साइट पर डायरेक्ट आए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन वैसे डायरेक्टली अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करें, तो आपको सर्च इंजन ट्रैफ़िक पर ही
रिलाय करना होगा। जो सेकंड सबसे बड़ी सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रैफिक की, वो आपके पास ईमेल है। अच्छा। जो ईमेल न्यूज़लेटर लोग साइन अप करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो सबसे बड़ी जो है वो ट्रैफिक सोर्स है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे सोशल मीडिया आता है। अच्छा, लेकिन आपने जब कह दिया कि 95% तो सर्च इंजन है, हाँ, तो बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, बिल्कुल। 5% में क्या बच जाता है? वो तो फिर ना फिर होने बाकी जैसा बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली सिर्फ़ जो बड़ी साइट्स हैं वही ईमेल, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया पे चलती है, वरना जो मीडियम या फिर लोअर मीडियम या लोअर साइट्स हैं, वो सारी की सारी सर्च इंजन पर ही रिलाय करती हैं। ओके। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएँ, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो कीवर्ड्स की सारी स्ट्रैटेजी है, ये तो मेरे ख़्याल है इंग्लिश लैंग्वेज की हद तक ज़्यादा पॉपुलर है। क्या हुँ, हुँ। रीजनल लैंग्वेजेज़ को भी इसमें कोई चंक मिलता है? लाइक उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू कीवर्ड्स, उर्दू वेबसाइट्स, उर्दू ब्लॉग्स, उर्दू कंटेंट? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पे जो है वो सबको गौर से सुनना चाहिए। वो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट जो है, चाहे हम किसी भी मुल्क की बात कर लें, चाहे हम ब्राज़ील की बात कर लें, फ्रांस या जर्मनी की बात कर लें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट होता है वो इंग्लिश पर ही होता है, डेफ़िनेटली। जी, डेफ़िनिटली। सेकंड नंबर पर कुछ रीजनल लैंग्वेजेस आ सकती हैं, जैसे कि मैंडेरिन है, चाइनीज़ जो चाइना की लैंग्वेज है, उसको हम चाइनीज़ लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज हो गई, फ्रेंच हो गई, एक और लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा चलती है ऑनलाइन मार्केट में, वो है पोर्तुगीज़, अच्छा। जो कि ब्राज़ील की जी, जी, जो ब्राज़ील वगैरह की जो लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज पे काम करने का प्रोस एंड कॉन्स ये हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होता है। तो यहाँ पर आपके लिए पेनिट्रेट करना रीजनल लैंग किसी भी समझा आपने पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में वेबसाइट बना दी, या आपने जर्मन लैंग्वेज में बना दी, या आपने फ्रेंच लैंग्वेज में बना दी। अब ये मुश्किल होगा, ज़ाहिर-सी बात है, एक दूसरी इंग्लिश को तो फिर भी हम समझ सकते हैं, फ्रेंच या जर्मन में ब्लॉग बनाना मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, आप फाइवर पे जाइए, किसी भी फ्रेंच बोलने वाले को हायर कीजिए, किसी भी जर्मन बोलने वाले को हायर कीजिए, उससे आप कंटेंट लिखवाइए, तो आप एक साइट वहाँ से फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज में आराम से चला सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो कॉम्पिटिशन है वो कम होगा, लेकिन एक ड्रॉबैक ये होगा कि वो मार्केट का साइज़ कंपैरेटिवली इंग्लिश के मुकाबले में वो छोटा होगा, बट स्टिल यू कैन मेक हेल्दी अमाउंट। अच्छा। नहीं, और हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू उर्दू तो में भारत अभी वो पोटेंशियल नहीं है, हुँ। बहुत कम, ना होने के बराबर। तो क्या ये मुमकिन है कि उर्दू वेबसाइट्स जो हैं, वो अगर किसी ऐसे ब्लॉग पे काम करें, ब्लॉग लिखें और उसके अंदर वो प्रोडक्ट जो भी जिसके लिए वो लिखा जा रहा है, उसका नाम तो देखें ना, उर्दू में तो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ हम बहुत ही आसानी से इस्तेमाल हुँ, करते हैं और हुँ, तमाशा इस्तेमाल होते हैं। हुँ। तो वो कीवर्ड्स हैं, उसको अंग्रेज़ी में ही डाल दिए जाएँ, लेकिन सारा ब्लॉग जो है वो उर्दू में है और उर्दू ऑडियंस के लिए है। तो उस सूरत में क्या कहते हैं? चले, मैं जो है ये बात निकली है तो मैं एक रियल केस, एक एक सिनेरियो बता दूँ जो कि यहाँ पाकिस्तानी या उर्दू में लिखने वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बता सकूँ। एक प्रॉब्लम ये है कि जो एफ़िलिएट साइट्स हैं वो उर्दू ब्लॉग को जो है वो एफ़िलिएट मेंबरशिप नहीं देती। वो अपने हाँ, एफ़िलिएट प्रोग्राम में एक्सेप्ट करती ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बात करें, कुछ कोशिश करें वगैरह-वगैरह, तो शायद ये मुमकिन हो। अगर ठीक है। आपको उनसे उनका एफ़िलिएट प्रोग्राम का अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। हुँ। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग सिर्फ़ प्रोडक्ट्स की नहीं होती, बहुत बड़ी मार्केट ऐसी है जो कि सिर्फ़ सर्विसेज़ पे काम करती है। हाँ, सर्विसेज़ ठीक से है। क्या मुराद है, वो मैं बताता चलूँ। आपको वेब होस्टिंग चाहिए, आपको ग्राफ़िक डिज़ाइन चाहिए, आपको जो है कोई कोर्स, एसईओ का कोर्स है या कोई भी किसी भी किस्म का कोर्स है वो सेल आउट करना है, वगैरह-वगैरह। इस तरह की बहुत सारी सर्विस हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, इनकी भी एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है और प्रोडक्ट का जो कमीशन होता है वो सर्विसेज़ के कमीशन के सामने पीनट्स होता है, लिटरली। मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको $4-5 का कमीशन मिल जाएगा। आप कोई सर्विस सेल आउट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने होस्टिंग सेल आउट कर दी, तो उसमें ठीक है। तकरीबन एटलीस्ट जो कमीशन होते हैं वो 100, 150 से $200 से स्टार्ट होते हैं। सही। एक अगर आपने होस्टिंग सेल कर दी, तो आपको 150 से $200 एक ही सेल के आपके अकाउंट में आ जाएँगे। ठीक है? तो सर्विसेज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है। अच्छा, अब ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर किसी भी उर्दू वाली वेबसाइट ने किसी भी मर्चेंट से, किसी भी होस्ट प्रोवाइडर से बात कर लिया और उनको पटा लिया, किसी भी तरह उनको मनवा लिया कि आप हमें एफ़िलिएट प्रोग्राम में शामिल कर लें, तो वो आगे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग उर्दू में आप जाके देख सकते हैं कि जो है वो कीवर्ड बाकायदा सर्च होता है कि ब्लॉग किस तरह बनाएँ हुँ। या हाउ टू मेक अ ब्लॉग इन उर्दू, इस तरह किसी ने कीवर्ड्स लिखे हैं। या ब्लॉग से पैसे किस तरह कमाए जाएँ, इस तरह के कीवर्ड्स हैं वो बहुत लोग सर्च करते हैं।
अब किसी ने लिखा कि ब्लॉग से पैसे किस तरह कमाए जाएं या ब्लॉग किस तरह बनाया जाए। अब उस कीवर्ड में सबसे पहले 2-3 रैंक में आपका ब्लॉग आ रहा है, आपका पेज आ रहा है। ठीक उस है। बंदे ने वहां पे क्लिक कर दिया। अब आपने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि किस तरह हम ब्लॉग बनाएं। आप वर्डप्रेस पे जाएं, ये फला थीम खरीदें, आप फला होस्टिंग के पास जाएं, उससे होस्टिंग खरीदें, अपनी फाइल्स यहाँ प्लेस करें, फला थीम जो है वो सेट करें, फिर इस तरह से कर, मतलब आपने पूरा एक इंफॉर्मेशनल, पूरे एक कोर्स आपने लिखी हुई है, पूरा एक ब्लॉग कोर्स आपने लिखी हुई है। वहां पर अब आप होस्टिंग वाले जो जिससे आपने एफिलिएट प्रोग्राम दिया है, उसका आप एक लिंक लगा देंगे कि अगर आपको अपना ब्लॉग होस्ट करवाना है या आपको उस पर 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप अगर विजिटर ने उस लिंक पे क्लिक करके वो होस्टिंग प्लान खरीद लिया तो खामोशी से आपके अकाउंट में 150 से $200 आ जाएंगे। तो इस तरह से उर्दू मार्केट है वो भी कमा सकती है, लेकिन सारा प्रॉब्लम जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम के अप्रूवल का अप्रूवल का है। है। हाँ, अप्रूवल का, ये बात सही है आपकी। अच्छा चलिए, कुछ अच्छा, एक छोटे-छोटे और सवाल। एक एक जी, एक और चीज मुझे याद आई है, मैंने कहा उसका मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं। दराज ने एफिलिएट प्रोग्राम अपना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में। अभी मुझे उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब कि कौन लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि उन्होंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। तो हो सकता है पाकिस्तान में भी जो उर्दू ब्लॉग्स हैं उनके लिए भी जो है वो काफ़ी उनकी मार्केट, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए, हाँ, बढ़ेगी आहिस्ता-आहिस्ता होपफुली। बढ़ेगी। जी जी। अच्छा ख़ैर, ये एक हमने और चीज़ लिख के रखी हुई थी जी, अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग, उसको मेरे ख़्याल से हमने बात हो गई है, अलग से उस पर हमारी प्रोग्राम। बात हो गई। हाँ। अच्छा, ये जो जनरल वर्सेस नीश बेस्ड एफ़िलिएट मार्केटिंग, यानी एक ब्लॉग क्या किसी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को बेस करके बनाना बेहतर होता है, या एक में आप बहुत सी चीज़ों को लेके चल रहे हों, क्या बेहतर होता है? अच्छा, इसमें दोनों अप्रोचेस के जो है प्रोस एंड कॉन्स, और आपको अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको जो है वो वेट करना होगा। सही है। एक तरफ है जनरल ब्लॉक, उसमें इसमें भी बहुत सारे लेवल्स आते हैं। जनरल ब्लॉक के भी बहुत सारे लेवल्स हैं, और जो नीच बेस ब्लॉक्स हैं उनके भी बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं उस पर बात में आऊंगा। जनरल ब्लॉक एक इस तरह का ब्लॉग है जिसमें आप हर तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें आप हेल्थ एंड ब्यूटी पे भी लिख सकते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी लिख सकते हैं, आप जो है उसमें होम अप्लायंसेस पे भी लिख सकते हैं, ट्रैवल, फूड, पेट्स, सर्विसेज वगैरह, दुनिया जान की जिस भी चीज़ पे चाहें आप उस पर लिख सकते हैं। जनरल ब्लॉग की जो अप्रोच है उसका जो प्रॉस, सबसे बड़ा प्रॉस है वो ये है कि आपके पास मार्केट जो है वो बहुत वसी होती है। आप हाँ, हर तरह सही के बात है। प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, ये उसका सबसे बड़ा प्रॉस है। उसका सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि उसको रैंक करना बेइंतहा मुश्किल होता है। आपको बहुत ज़्यादा एसईओ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक ठाक आपको बजट स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपका जनरल जो ब्लॉग है वो रैंक करेगा। इसलिए इसीलिए इसी वजह से जो जनरल ब्लॉग वाली अप्रोच है उस पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनीज काम करती हैं, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, सिर्फ वही उनके जेनेरिक किस्म के ब्लॉग्स होते हैं। कोई छोटी वेबसाइट का उसमें रैंक करना मुमकिन ही नहीं है। हुँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीश बेस पे। मेरे ख्याल से जो मैंने पहला बताया तो उससे आप नीश बेस को बड़ा आराम से समझ सकते हैं। क्या? नीश बेस जो ब्लॉग होते हैं उनका जो कौन है वो ये है कि लिमिटेड मार्केट है। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग बनाया जो सिर्फ लैपटॉप पे है, कोई ब्लॉग बनाया जो सिर्फ स्मार्टफोन्स पे है, कोई ब्लॉग बनाया जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रनिंग शूज को टारगेट कर रहा है, कोई ब्लॉग बनाया जो सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइडर्स को टारगेट कर रहा है, बस सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइडर के ही रिव्यूज आप देखते हैं। तो आपकी मार्केट जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, बट द प्रोसेस के उसको रैंक करना जो है वो बहुत आसान होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो जो नए जितने भी नीश जो ब्लॉग्स एफिलिएट मार्केटिंग में जो ब्लॉग्स आ रहे हैं वो 99% जो है वो नीश बेस्ड ब्लॉग है। हुँ, ये बात सही है। और जब हम निche बेस्ड की बात करते हैं, तो क्या उसके लिए ये मुनासिब है या ये ज़रूरी है कि आप एक वक़्त में एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को ही टारगेट कर रहे हों, या 2-3 को भी लेके चल सकते हैं? ये अच्छा, भी कुछ निche। लोग जो है वो देखिए, एक होता है बहुत टाइट निश। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बहुत टाइट निश की एग्जांपल दूं। एक आपने ब्लॉग बनाया सिर्फ माइक्रोवेव अवन पे, हुँ, या आपने एक ब्लॉग बनाया है कॉफी मेकर पे। आप उसमें माइक्रोवेव अवन वाला जो है उसमें माइक्रोवेव के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। ठीक या है। आपने कॉफी का जो ब्लॉग बनाया उसमें कॉफी के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। लेकिन आप इससे थोड़ा सा जेनेरिक ऊपर चले गए, आपने क्या किया, आपने किचन अप्लायंसेस पे बना दिया। अब किचन अप्लायंसेस पे जो आपने ब्लॉग बनाया है उसमें आप माइक्रोवेव भी रख सकते हैं, उसमें आप रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हैं, उसमें आप जो है कॉफी मेकर भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हुँ, आपने इसको और थोड़ा सा जेनेरिक कर दिया कि आपने इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर लिए, सारे हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक कवर कर लिया। अब उसमें होम अप्लायंसेस भी आ जाएंगी,
उसमें किचन अप्लायंसेस भी आ जाएंगे, उसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, उसमें हाँ, स्मार्टफोन्स भी सही आ है। जाएंगे, उसमें एलईडी टीवीज भी आ जाएंगे। तो ये निश निच टारगेट करने के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो आपने डिसाइड करना है। जैसे जैसे अपना लेवल जेनेरिक करते जाएंगे, आपकी मार्केट ब्रॉड और साथ साथ कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो आपको ये खुद ही ये जो है वो इसको हुँ, वेट आउट करना है कि आपको किस तरह चलना है। सही है। अच्छा ये बताएँ, अभी आपने जिस तरह कहा कि प्रोडक्ट की निस्बत सर्विसेज़ में कमीशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जी जी। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हुए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आप पाकिस्तानी स्टार्टअप को रिकमेंड कर सकते हैं कि जिसमें अच्छा कमीशन होता है, और इसी तरह सर्विसेज़ में किस तरह की सर्विसेज़ में ज़्यादा अच्छा कमीशन है या कम कॉम्पिटिशन है, आपकी कोई रिकमेंडेशन है? अच्छा, इस हवाले से वही मैंने कहा कि कोई भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर हुँ, वैसे ज़्यादातर जो मैं पाकिस्तानी और इंडियन ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर, इंडियन ब्लॉगर्स तो खैर काफ़ी आगे हैं। वो जो ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो सर्विसेज पे कर रहे हैं, खास तौर से ब्लॉगिंग हो गया, होस्टिंग हो गया, वर्डप्रेस थीम्स हो गई, शॉपिफाई स्टोर है। शॉपिफाई इस वक्त दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, जिसके थ्रू आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई बहुत बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम चला रहा है। तो अगर आप लोग जो है पाकिस्तानी मार्केट या इंडियन मार्केट है वो अगर टारगेट करना चाहती है तो इन नीश को करें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मतलब शॉपिफाई वगैरह में कमीशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वो $100 में होता है। तो इनको टारगेट करना ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप प्रोडक्ट की तरफ आएँ। अच्छा, प्रोडक्ट को टारगेट करना है आपने तो, या और आपको सर्विस को भी टारगेट करना है, तो कुछ चीज़ें हैं उनको जो है उनका ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा ना हो। जब भी आप स्टार्ट करें तो उन चीज़ों पे स्टार्ट करें जिनका कंपटीशन बहुत कम हो। अगर आप हाई कंपटीशन में चले गए तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। आप 6 महीने या साल तक काम करते रहेंगे और आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा, योर रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ ट्रैफिक। इफ यू डोंट हैव एनी ट्रैफिक, यू वोंट हैव एनी रेवेन्यू। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपने ट्रैफिक पर फोकस करना है। तो हमेशा कम कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट कीजिए, और अगर पाकिस्तानी मार्केट में तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप सर्विसेज की तरफ जाइए। सही। ठीक है, चलिए अब हम ख़ासी मेरे ख़्याल से इस पे हमने इब्तिदाई गुफ्तगू कर ली है, और एक हम्म। ओवरऑल आपने बड़ी अच्छी पिक्चर पेश कर दी है। कुछ सवालात हैं, मैं देख रहा था। ये अवैस अकबर साहब पूछ रहे हैं, हाउ इज़ द ऑनलाइन अकाउंटिंग एंड सीआरएम मार्केटिंग इन पाकिस्तान? ये सीआरएम क्या है? आई डोंट नो। सीआरएम एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जो ओह! ये ओह! या सारा जो है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बात की कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कमीशन बहुत हाई है। जो सीआरएम प्रोग्राम्स हैं दुनिया में बहुत सारे हैं। ज़ोहो एक बहुत मशहूर सीआरएम है, और भी काफ़ी सारे सीआरएम्स हैं। तो उनकी मार्केटिंग भी, अगर आप एफिलिएट, उनके भी, ज़ोहो का भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है, अगर आप उनकी मार्केटिंग करते हैं, अगर आप सीआरएम या सेल्स सॉफ्टवेयर के हवाले से अच्छी नॉलेज रखते हैं और उस पर आप ब्लॉग शुरू करते हैं और उस पर अगर आप रैंक करते हैं, आपके पास ट्रैफिक आता है, तो उससे आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो ये हुँ, गुड अपॉर्चुनिटी है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये एक हबीबा हैं, ये सवाल कर रही हैं, शहज़ाद साहब से सवाल है कि अक्सर कई-कई लोग सरमाया नहीं रखते, और सरमाया ना होने की वजह से कारोबार में हिचकिचाहट महसूस, किसी दोस्त का मशवरा होता है कि भई मशहूर ब्रांड्स के साथ भी मुंसलिक हुआ जा सकता है। मगर प्रोडक्ट कौन-सी हो, ऑनलाइन कारोबार में किस प्रोडक्ट की माँग ज़्यादा है? अब अमेज़न है जैसे, घर बैठे फुर्सत तो है, मगर इस बारे में आइडिया नहीं होता। आप कोरोना तनाज़ुर में मार्केट रिसर्च के बारे में क्या तजवीज़ करते हैं? एक नो आमोज़ किस तरह ट्रेंड्स का अंदाज़ा कर सकता है? बहुत तवील सवाल है, लेकिन शायद आप कोशिश करें कि कुछ मुख्तसर। अच्छा, ये एक बड़ा डिलेमा है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि या तो आपके पास सरमाया हो, या आपके पास जो है वो स्किल्स हो, बिल्कुल या इन ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इन सही। दोनों या तीनों चीज़ों के बिना आपका सरवाइव करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर आप नहीं चल सकते। अच्छा, अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो स्किल एक्वायर करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना होगा। आपको कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल जो है वो आपको पढ़ना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से यूट्यूब है या गूगल है, दुनिया भर के बड़े से बड़े ब्लॉग्स हैं, वो भरे हुए हैं, बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो आपको कम से कम 6 महीने इन्वेस्ट करके आप कम से कम अपने स्किल्स तो आप बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको एक्सक्यूज के साथ तो आप कहीं पे भी नहीं चल सकते। आप ये कहें कि मेरे पास सही स्किल्स भी बात। नहीं है, और मेरे पास सरमाया भी नहीं है, और मैंने कुछ पढ़ना भी नहीं है, और मैंने कुछ सीखना भी नहीं है, तो फिर ये जो है वो गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। कम से कम ठीक है, आपके पास सरमाया नहीं है, ठीक है, बट आप ये कि स्किल से तो आप शुरू कर सकते हैं, मालूमात तो आप हासिल कर सकते हैं। जी तो हाँ।
कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, वो जो है वो कुछ बहुत दुनिया में जो है बड़े-बड़े ब्लॉग्स हैं, जहाँ से मैंने भी सीखा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वो मैं आप लोगों को भी बता दूँगा, वहाँ से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो उसको सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ़ ये है कि टाइम इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना होगा। हाँ, हम पाकिस्तानी वैसे भी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। शॉर्टकट की तलाश में अच्छा एक अच्छा शॉर्टकट मैं बता दूँ, चूँकि वो भी जो बात है वो इससे रेलेवेंट है, इस टॉपिक से रेलेवेंट है, तो मैंने सोचा कि उसका मैं ज़िक्र करता चलूँ। मज़े की बात ये है कि एफ़िलिएट साइट बनाना जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने बताया कि 6 महीने से 8 महीने, 12 महीने जो है इस पे लग सकता है या इवन बियॉन्ड। अब एक अच्छी बात ये है कि एफ़िलिएट साइट्स जो है उनकी भी एक मार्केट, एक्सचेंज मार्केट वजूद में आ चुकी है बहुत बड़ी। दुनिया में अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो एफ़िलिएट साइट बनाते हैं और उनको बेच देते हैं। हाँ। अपने-अपने ट्रैफ़िक के हिसाब से। किसी का बहुत कम ट्रैफ़िक है तो $500 की बिक जाएगी, किसी का थोड़ा ज़्यादा ट्रैफ़िक तो $1000 की, किसी का बहुत है तो $5000 की, 1-1 लाख डॉलर की भी वेबसाइट, बल्कि बियॉन्ड, जैसा भी मैंने उसका ज़िक्र किया लुकमान की वेबसाइट तो तकरीबन जो है वो $5-6 लाख की बिकी थी, उसका बहुत सारा ट्रैफ़िक था। तो एफ़िलिएट साइट अगर आपके पास लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख रुपए भी हैं तो आप कोई थोड़ी बहुत चलती हुई भी एफ़िलिएट साइट खरीद सकते हैं। चलती हुई एफ़िलिएट साइट का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको उसमें बहुत कम काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत काम, थोड़े बहुत पुश के साथ वो साइट चलना शुरू हो जाएगी और आपकी एक रेगुलर इनकम बना सकती है। एफ़िलिएट साइट आप कहाँ से खरीद सकते हैं? फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को आप जॉइन कर लीजिए, पहली बात। दूसरी ठीक। बात है, 2 दुनिया की एक मशहूर वेबसाइट है, उनका मैं नाम बताता चलूँ, empireflippers.com और flippa.com। यहाँ पर वेबसाइट्स की बाकायदा खरीदो-फरोख्त होती है। यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट की भी खरीदो-फरोख्त होती है, यहाँ पर अमेज़न एफ़िलिएट साइट्स की भी खरीदो-फरोख्त होती है। इसके अलावा अमेज़न एफबीए, जो सेलर अकाउंट होता है, उनकी भी खरीदो-फरोख्त होती है। दुनिया जहान के तमाम बिज़नेस, जिस तरह प्रॉपर्टी है, प्लॉट हैं, बिकते हैं, घर वगैरह बिल्डिंग बिकती है, इसी तरह वेबसाइट भी बिकती है। तो अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए भी हैं, तो आप वो इन्वेस्ट करके काम अच्छा खासा काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आपने अच्छी अच्छी टेक्निक बताई है कि कम पैसों में आप अपना बहुत सा कीमती वक़्त बचा सकते हैं और वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। एक इसी से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कनेक्ट कर दूँ। आप क्या करें, किसी भी बंदे से बात करें, यार आप लाख 2 लाख रुपए की एक वेबसाइट मिल रही है, अच्छी है, उसका ट्रैफ़िक भी है, उसका ट्रैफ़िक आ रहा है, ठीक है? वो आप ट्रैफ़िक चेक कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आराम से ट्रैफ़िक वगैरह सब चेक हो जाता है। तो आप किसी से भी बात करें, उसके साथ पार्टनर करें, बोले यार आप जो है वो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए व्हाटएवर मुख्तलिफ कीमतों की मिलती है, 50-50 लाख, 2-2 करोड़ रुपए की भी वेबसाइट मिलती है। तो आप किसी से भी बात करके उसको कन्विंस करें कि आप ये वेबसाइट खरीद लें, इसके पैसे आप दें। अगर वो खरीद ली, आपने किसी के साथ टीम अप किया हुआ है, उस बंदे ने वो वेबसाइट खरीद ली, उस पर फिर आप काम करें। उस पर ठीक है। थोड़ा कंटेंट, उसका डिज़ाइन वगैरह उसको रीडिज़ाइन करें, उस पे कंटेंट का इज़ाफ़ा करें। कुछ पोस्ट है उनको इम्प्रूव करें, समझे कि 500 या 1000 वर्ड की पोस्ट लिखी थी, आपने इम्प्रूव करके उसको 1500, 2000, 3000 वर्ड का कर दिया। थोड़ी बहुत उसकी आपने एसईओ करवा ली, कुछ बैकलिंक्स वगैरह या खरीद लिए, तो हो सकता है उसका ट्रैफ़िक मज़ीद बढ़ जाए। तो आप किसी के साथ टीम अप भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, दुनिया में ये इस्तेमाल किया जाता है। जी, यकीनन, बिल्कुल ठीक है। राइट शहज़ाद, मेरे ख़्याल से हमने इस टॉपिक को आज ख़ासियत से कवर कर लिया और होपफुली कि हमारे सुनने वालों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी आपके कुछ सवालात हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे शहज़ाद साहब आपको उसका जवाब आने वाले दिनों में वक़्तन-फ़वक़्तन देते रहें। थैंक यू वेरी मच शहज़ाद हुसैन, आप यू आर द गुरु। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे आपके साथ बहुत जल्द दोबारा हम इंशाल्लाह, मिलाएँगे। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह, मच। बहुत शुक्रिया सबको, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, वी